पाकिस्तान और चीन काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक हैं। ऐसे में भारत क्या करता है, मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए। इस्लामिक देशों में अगर कहें तो भारत का सबसे बड़ा दोस्त है ईरान, जो कि कठिन समय में भी भारत के साथ रहा है। तेल के मामले में स्पेशली ईरान ने भारत की मदद की है। ईरान में ही चाबहार प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी डिप्लोमेटिक नाम कमाया था, जो कि पाकिस्तान में चीन के बन रहे पोर्ट का जवाब था। ईरान से ही भारत को आगे भी फायदा होने वाला है। आज उसी ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इस बार का ये चुनाव दुनिया में चल रहे जो दो धड़े हैं, हर देश में ऐसा देखा जा रहा है कि दो कैंडिडेट उभर के आ रहे हैं। एक मॉडरेट होता है, उदारवादी, दूसरा कट्टर होता है, जो कि अपने देश को संस्कृति की बातें करता है, देश को पुरानी सभ्यता में ले जाने की बातें करता है, पुराने कानूनों की बातें करता है। यहाँ पर भी दो वैसे लोग हैं। एक हैं करंट प्रेसिडेंट हसन रूहानी, माफ करिएगा। दूसरे हैं रैसी, नाम है इब्राहिम रैसी। जो रूहानी हैं ये मॉडरेट नेता हैं, लॉ की डिग्री ली हुई है। वहीं पर जो रैसी हैं उन्होंने इस्लामिक कानून में लॉ की डिग्री ली हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैं विशाल और प्रवीण। विशाल, बताइए, आज के चुनाव में जो अभी 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, इंडिया के टाइम के हिसाब से शायद 9 बजे तक खत्म होगा, ये दो बड़े लोग जो लड़ रहे हैं, ऐसे तो 5 कैंडिडेट हैं, लेकिन 3 लोगों का उतना उनको गिना नहीं जा रहा है, 2 ही हैं। तो क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी, मतलब क्या मुद्दे चल रहे थे? देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपने कैंडिडेट्स की बात बताई कि 2 कैंडिडेट मेन हैं, टोटल 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनमें से 2 रेस में माने जा रहे हैं, बाकी के 3 रेस में नहीं हैं। और चुनाव में ये है कि अगर इन 5 में से किसी एक को 50% वोट नहीं मिलते हैं तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे उनके बीच में दोबारा चुनाव किया जाएगा। रूहानी को पिछली बार के चुनाव में 51% वोट मिले थे। ये चुनाव 2013 में हुआ था। यहाँ पे हर 4 साल में एक बार प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और इस समय सबसे ज्यादा निगाह इस समय अमेरिका पर रहेगी इस चुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए कि वो केंद्र में है। तो उन्होंने ईरान अभी पिछले कुछ सालों पहले तक अलग थलग चल रहा था। 1979 में 1979 में जो यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई थी, तो उसके पहले तक वहाँ पे माहौल काफ़ी लिबरल था, लोग बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ नहीं था। इस्लामिक देश होने के बावजूद ईरान में उतनी समस्याएं नहीं थी जैसी अभी मौजूदा वक्त में दूसरे मुस्लिम देशों में हैं। तो लेकिन वही बात है कि वैसी समस्याएं जैसे लड़कियों को बुर्का पहनाना, या फिर जो आता है कि किसी को चरित्रहीनता का आरोप लगाकर संगसार कर देते हैं, गर्दन तक जमीन में दबा के पत्थर मार मार के, हाँ, जान दे, पहले चरित्र पे सवाल उठाना। तो मतलब ये एक चीज है कि तब जो लड़कियां नेकर पहन सकती थीं या पैंट पहन के, लोअर पहन के घूम सकती थीं, आज उनकी बेटियां जो हैं वो बुर्के में रहने को मजबूर हैं। अमेरिका इस सीन में इस तरह है कि जब रूहानी पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तो वो अमेरिका की मदद से ईरान को वैश्विक राजनीति के हिसाब से मुख्य धारा में लाए। अमेरिका ने मदद की। दोनों के बीच में ये डील हुई थी कि अमेरिका अगर ईरान पर से व्यापारिक प्रतिबंध हटा देगा तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा। उसमें अमेरिका का फायदा ये है कि अमेरिका के अभी नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरह के रिलेशन चल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया हर दूसरे तीसरे दिन परमाणु हमला करने की धमकी दे देता है। तो अमेरिका जाहिर सी बात है नहीं चाहता है कि वो कोई दूसरा नॉर्थ कोरिया उसके खिलाफ खड़ा हो, जो ईरान हो सकता है, क्योंकि वैश्विक राजनीति के हिसाब से अगर किसी भी देश को मौका मिलेगा अमेरिका पर हावी होने का, चूंकि चीन के रिलेशन अभी ईरान के साथ न्यूट्रल चल रहे हैं, तो वो हावी होने की कोशिश करेगा। लेकिन खैर ओबामा के टाइम पर इन लोगों के न्यूक्लियर से ये है कि जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 सदस्य हैं वो ये नहीं चाहते कि किसी और देश के पास आए, क्योंकि इससे अस्थिरता फैलेगी। भारत और पाकिस्तान ने भी जब परमाणु परीक्षण किया था तो उन लोगों ने इन दोनों देशों पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इन दोनों ने तो कर लिया था, हासिल भी कर लिया था। इजराइल के पास भी होने की संभावना बताई जाती है, लेकिन उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया है। इसी तरह 2 देश हमेशा अमेरिका की निगाह में रहते हैं, एक ईरान, एक नॉर्थ कोरिया। इराक पर भी आरोप लगा था, लेकिन हमले के बाद पता चला कि वहां पर छोटे हथियार भी नहीं है, परमाणु हथियारों की क्या बात करना। नॉर्थ कोरिया अमेरिका की बात नहीं मानता है। ईरान ने 2015 में अमेरिका की बात मान ली थी, और इस्लामिक देशों की हालत देखते हुए
ये कहा जा सकता है कि ये रूहानी की बहुत बड़ी जीत थी, अमेरिका के साथ यह डील कर लेना। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये उल्टा भी हो सकता है। और जैसा कि आप बता रहे थे, जो दूसरे कैंडिडेट हैं रैसी, कट्टरपंथी हैं, तो उनके आने के बाद भी मामले पलट सकते हैं। ये मामला चल भी रहा है। जो डील इनके साथ हुई थी ओबामा के टाइम पर, अमेरिका और ईरान की जो डील हुई थी, ट्रंप उसको तोड़ना चाहते हैं। जो प्रतिबंध हटाया गया था या जो भी उनके बीच में आपस में डील हुई थी, ट्रंप उससे सहमत नहीं दिखते हैं, वो उसको तोड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ेगा। ये अमेरिका के ये इनके रूहानी के लिए अचीवमेंट थी जो इन्होंने अमेरिका के साथ डील की थी। लेकिन अभी के चुनाव में बेरोजगारी वहां पर एक बड़ा मुद्दा है जो रूहानी के खिलाफ जा सकता है। सिर्फ से यही जो मुद्दा है ये ईरान के खिलाफ जा सकता है, तो इससे रूहानी को दिक्कत हो सकती है। बाकी हालांकि वो सॉफ्ट बोलने वाले नेता हैं, वहाँ पे पीएचडी किए हुए हैं, लॉ में उन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो सारी चीज़ें वो काफ़ी बेहतर तरीके से राजनीति समझते हैं वहाँ की। लेकिन अभी जो दुनिया भर की राजनीति में एक ट्रेंड चल रहा है कि जो ज़्यादा आक्रामक होते हैं नेता, उनको ज़्यादा स्वीकार्यता मिल रही है। अमेरिका में ट्रंप का जीतना या दूसरे देशों में इस तरह के देखें, अगर कनाडा और फ्रांस में जिस तरह के लोग चुने गए हैं, तो उसको देख के इसको सब पर, इस बात को सारे देशों पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इस चीज को ईरान में काफी तवज्जो दी जाएगी कि जो रूहानी के सामने इब्राहिम रईसी खड़े हैं, उनको आक्रामक होने का फायदा मिल सकता है। रईसी के साथ ये बात है कि वो 1988 में ईरान में एक डेथ कमीशन बना था, कथित तौर पर कहा जाता है कि डेथ कमीशन बना था। उस समय जितने राजनीतिक कैदी थे, हजारों कैदियों को मौत की सजा दे दी गई थी। तो रईसी उसका भी हिस्सा रहे हैं। तो इनका मतलब कट्टरपंथ का पुराना इतिहास रहा है। वहीं जो रूहानी हैं, ये पहले एक राफसंजानी एक नेता हुआ करते थे, अली अकबर हाशमी राफसंजानी। इनकी मौत जनवरी 2017 में हो गई थी। उन्होंने ईरान को कट्टरपंथ से मॉडरेट बनाने की तरफ, ये राफसंजानी की तस्वीर आप देख रहे हैं, कट्टरपंथ से मॉडरेट बनाने की तरफ काफी कोशिश की थी और रूहानी को उन्होंने ही प्रोजेक्ट किया था। तो ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि पहले राफसंजानी ने खुद कट्टरपंथ का फायदा उठाया। उसके बाद जो 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे अयतुल्ला खुमैनी, उनका काउंटर करने के लिए इन्होंने मॉडरेट लीडर रूहानी को आगे किया। उनके इरादे जो भी रहे हों, ईरान में धीरे धीरे मॉडरेट लीडरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। विशाल, अयतुल्ला खुमैनी के बारे में अगर बात करें तो 1979 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ही सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट वहां पे शुरू आया था। पहले एक बने थे 1989 में, उनकी मौत के बाद ये बने अयतुल्ला खुमैनी। और इन्होंने ही जो राइटर थे सैटेनिक वर्सेस लिखने वाले, उनके खिलाफ क्या नाम है, सलमान रुश्दी, उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। और एक इस्लामिक देशों में और यूरोप, पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, इनके बीच संबंध बिगड़ने में वो एक माइलस्टोन का काम करता है। वहीं से एक इस्लामोफोबिया की शुरुआत हुई थी। लोगों का माइंडसेट बना कि किताब लिखने के लिए भी लोग मार सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो इस्लाम की छवि खराब करने को जो वैश्विक स्तर पे हुआ, तो अयतुल्ला खुमैनी 1989 में जब बने तो उस वक्त राफसंजानी प्रेसिडेंट बने थे, उसके आसपास। पर खुमैनी अब 78 साल के हो चुके हैं, बीमार हैं, इनकी मौत भी हो सकती है। हालांकि हाँ, विकल्प नहीं है। बस उनका नाम लेकर अगर किसी को कुछ फायदा हो सकता है तो वो हो। बाकी खुमैनी खुद कोई एक्टिव कंट्रीब्यूट, हालांकि वो फतवे देते रहते हैं। रईसी खुमैनी के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट पद ही नहीं बल्कि ये सुप्रीम लीडर भी बनना चाहते हैं। इनका जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार जाएंगे तो लोगों में ये बात जाएगी कि जो आदमी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं जीत सकता है वो सुप्रीम लीडर कैसे बनेगा। इस चुनाव में एक और काफी रोचक चीज हुई है कि इसमें एक औरत आई हैं, वो लगातार चौथी बार उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए अपना नामांकन भरा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। प्रवीण इसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पे औरतों को लेकर क्या स्थिति है। ऋषभ, कहने को तो ईरान में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मगर सही मायनों में वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। जहाँ बात आती है औरतों के रिप्रेजेंटेशन की, खास तौर पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, वहाँ पर ये देखा जाता है कि यूँ तो संविधान ये कहता है कि औरतें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकती हैं, मगर साल 2013 में जो, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ की गार्जियन काउंसिल, जो कि जहाँ वो जिसमें सुप्रीम लीडर ही ये तय करता है कि किसको इलेक्शन लड़ना है और किसको नहीं लड़ना है,
बावजूद इसके कि संविधान इसकी इजाज़त देता है। तो ऐसे में एक औरत हैं 73 साल की आजम तलेघनी, जिनकी तस्वीरें मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं और खूब चल रही हैं। उनकी तस्वीरें इसलिए वायरल हो रही हैं क्योंकि उन्होंने चौथी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना नामांकन फाइल किया, जो कि चौथी बार भी रिजेक्ट हो गया। वो इस बार भी अपना जो नॉमिनेशन है वो उसके सहारे, वॉकर के सहारे फाइल करने गई थी। उनको पता था कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, मगर एज अ माँ को प्रोटेस्ट उन्होंने ये काम किया। और अगर टोटल औरतों की बात की जाए तो इस बार 137 औरतों ने वहाँ पर नामांकन फाइल करने की कोशिश की और ये रिजेक्ट हो गया। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, तलेघनी के बारे में, ये एक बहुत ही सोशली बहुत ही एक्टिव हैं और वहाँ पे एक मैगज़ीन है, पय्याम हज़ार नाम की एक मैगज़ीन है, उसको चलाती हैं। और 1980 में ये संसद पहुंच गई थी, यानी औरतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली अगर कोई महिला आवाज़ है वो तलेघनी की है। इसके अलावा एक और आवाज़ इस दौरान ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ती हुई दिख रही है, जो आवाज़ उठ रही है, वो है वहीं के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट रहे हैं मीर हुसैन मौसावी, उनकी पत्नी, जिनका नाम ज़हरा रानावर्द है। इनकी छवि जो है वो एक तेज दिमाग वाली औरत की है। जहाँ जहाँ वो अपने पति का कैंपेन करने गई, वहाँ पे उन्होंने अपने इंडिविजुअली ये कहा कि मैं ज़हरा रानावर्द हूँ, और ख़ुद को इंडिविजुअली एड्रेस किया। तो इससे लग रहा है कि आने वाले सालों में, यूँ तो 1997 से औरतें कोशिश कर रही हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आने की, मगर उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मगर अगर ऐसे ही आवाज़ें और बढ़ती रहीं, 137 का आंकड़ा ईरान जैसे देश में कम नहीं है, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम किसी न किसी इसमें एक चेंज देख सकते हैं और किसी न किसी महिला उम्मीदवार को जरूर देखेंगे। ऐसा हुआ है कि 1979 में क्रांति के बाद एक रोचक चीज़ ये भी होती है कि 1981 में जो प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद हर बार दोबारा लड़ने वाला प्रेसिडेंट जीत जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो अगले चुनाव में लड़े और हार जाए। तो रूहानी के साथ एक फैक्टर काम कर सकता है। उनके खिलाफ एक जो नेगेटिव कैंपेन बना हुआ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अमेरिका से उन्होंने जो संबंध सुधारे, उसके बाद ईरान की जीडीपी बढ़ी है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। इसको ही रैसी ने मुद्दा बनाया है। वो कह रहे हैं कि मैं गरीबों का नेता हूं। उन्होंने खुद को गरीबों के मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया है। ये बड़ा ही लेथल कॉम्बिनेशन होता है, गरीबों का मसीहा और धर्म, दोनों चीज़ें मिलाकर। हालांकि रूहानी की इमेज फिर भी अभी भी अच्छी है। गार्जियन काउंसिल की बात की थी प्रवीण ने। गार्जियन काउंसिल है, वहाँ पर 12 लोगों की एक टीम है, जिसमें कि ईरान के सबसे प्रभावी लोग होते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों का धार्मिक झुकाव होता है, कट्टरपंथ की तरफ ही होता है, जाहिर सी बात है। ये लोग चुने हुए लोग नहीं होते हैं, इन्होंने शुरू से ही बना लिया था। सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ये 12 लोग होते हैं। संसद से और प्रेसिडेंट से ये अलग होते हैं। यहाँ तक कि अफसरों की नियुक्ति से लेकर विदेश नीति से लेकर इकोनॉमिक फैसले भी यही लोग करते हैं। इनका एक तरीके से अलग प्रभाव होता है। ऐसा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मिलिट्री सरकार के ऊपर हुकूमत चलाती है, ईरान में ये 12-13 लोग ही मिलकर सरकार के ऊपर हुकूमत चलाते हैं। ऐसे में रूहानी की जो ये डील थी अमेरिका के साथ, इन लोगों को समझा के 2015 में न्यूक्लियर डील कर लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। आगे देखना होगा कि जीतते हैं कि नहीं। जो ईरान में चुनाव चल रहा है, इसका एक बड़ा फर्क दुनिया में जो तेल का व्यापार है उस पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान तेल बेचता है। अमेरिका के दबाव की वजह से कई देशों को वो तेल नहीं बेच पा रहा था, जो भी व्यापारिक प्रतिबंध थे उसके ऊपर। ये इंडिया के साथ भी हुआ था, इंडिया बहुत खरीदता था, प्रेशर आया तो इंडिया ने कम कर दिया। वही चीज की भारत पर भी अमेरिका ने दबाव डाला तो भारत ने क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन फिर भी ईरान के साथ रिलेशन अच्छे रहे। ऐसे में अगर अभी रूहानी जीतते हैं तो अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, बाकी देशों के साथ तेल का व्यापार भी चलता रहेगा। लेकिन अगर रूसी जीतते हैं और अमेरिका के साथ संबंध खराब होते हैं तो बाकी दुनिया में तेल का जो आयात और निर्यात है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ईरान एक शिया देश है और इसका सबसे जो प्रबल दुश्मन है वो सऊदी अरब है, जो कि सुन्नी कंट्री है। पाकिस्तान में भी सुन्नी प्रधानता है, पाकिस्तान सऊदी अरब के थ्रू चलता है। तो ये काफ़ी रोचक चुनाव है, बड़ा चुनाव है। कल इसका रिजल्ट आएगा। इसमें अगर वो 50% कोई उम्मीदवार 50% वोट नहीं पाता है तो 26 मई को फिर होगा। हम फिर से हाजिर होंगे इन चुनावों को
लेकर देश दुनिया में जहां भी चल रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। मेरे साथ थे विशाल और प्रवीण, मैं हूं ऋषभ। हमें फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।